हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शत्रुघ्न मिश्रा टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय संविधान के संबंध में मैं डिस्कस करने चल रहा हूं। भारतीय संविधान के अपने पूर्व लेक्चर में मैंने संविधान सभा के गठन से लेकर इसकी विशेषताओं तक का जो परिचय दिया था, उसमें बच्चों ये बताया था कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित लोकतंत्रात्मक संविधान है। आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान की अनुसूचियों, जिसे हम शेड्यूल भी कहते हैं, की चर्चा करूंगा। यहाँ हम आपको बता दें कि टारगेट टाइम्स द्वारा प्रकाशित 2 पेपर फॉर्मेट में मैटर आपके सामने हैं। जो दिखाई पड़ रहा है ये बुक स्टॉलों पर भी मिल जाएंगे और इसे ऑनलाइन targettime.online पर भी प्राप्त किया जा सकता है। इससे आप और पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, ये भी है कि आप कुछ मानक पुस्तकों का अध्ययन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अनुसूचियों पर आपको फोकस करना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के मूल ड्राफ्ट में, अर्थात जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसीलिए मैंने ये 8 एक क्रम में लिखा है। लेकिन समय बीतने के साथ संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, जो इस वर्ग में हमने लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक 8 अनुसूचियां, जिसमें संघ एवं राज्य सबसे पहले है। इस अनुसूची में भारत एवं उसके राज्यों का परिचय दिया गया है। इसका उद्देश्य यह था कि कोई भी संविधान का अध्ययन करने वाला, भारत का हो या बाहर का हो, विद्यार्थी हो या कोई भी हो, यदि वह संविधान की पहली अनुसूची पर नजर डाले तो उसे यह ज्ञात हो जाए कि हमारी राज्य व्यवस्था में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में केंद्र और राज्यों के बारे में, अर्थात वो राज्य कैसे हैं, केंद्र शासित हैं या ऑटोनोमस हैं या साधारण राज्य हैं, उनकी जानकारी हो जाए। तो अनुसूची प्रथम में संघ और राज्यों का परिचय दिया गया है। यहाँ थोड़ा सा उल्लेख कर दें, कुछ इधर परिवर्तन भी हुए हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य से हटाने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसे बांट दिया गया। तो पता है कि केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे और वर्तमान में फिलहाल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ समय पहले, अगस्त 2019 के पहले 29 राज्य थे। तेलंगाना 29वां राज्य था। लेकिन जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बनाने के बाद केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 9 हो गई थी। इधर दमन दीव को केंद्र शासित क्षेत्र से हटा दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 तथा राज्य 28। ये भी बच्चों आप जानते हैं कि इन राज्यों में समरूपता है, सब में शासन की संसदीय प्रणाली है। हाँ, ये अवश्य है कि कई राज्यों में 2 सदन नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक है। महाराष्ट्र है, बिहार है, ये सब 2 सदन वाले राज्य हैं, ये अलग चीज़ है। सेकंड अनुसूची में हम वेतन के बारे में, यहाँ सामान्य कर्मचारियों के वेतन की बात नहीं है, यहाँ संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश,
कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, और इनका वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संचित निधि पर भारित होता है, अर्थात इनके कार्यावधि के दौरान विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके, अर्थात वित्तीय आपातकाल को छोड़ करके इनके वेतन को संसद कम नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि जैसे विशेषकर कोरोना पीरियड में कई माननीय संवैधानिक पदाधिकारियों ने स्वतः अपने वेतन को कम कर दिया, तो इसमें वेतन की चर्चा है। हमारे देश में सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उसको केवल 10,000 वेतन मिलता था। आज धीरे धीरे कई बार परिवर्तन इसमें करते करते अभी 1.5 लाख से राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलता है और उस पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स आदेय नहीं होता। तीसरी अनुसूची में हम संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ की बात कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सांसद, विधानसभाओं के सदस्यों आदि, कहने का मतलब माननीयों के शपथ की चर्चा की गई है। और चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। संसद के जैसा कि आर्टिकल 79 में कहा गया है 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। लेकिन चेंबर के दृष्टिकोण से अगर हम बोलें तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा। लोकसभा एक प्रत्यक्ष सदन है, आम सदन है, सीधे आम जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर इन सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसकी चर्चा हम आगे पार्लियामेंट पढ़ाते समय करेंगे। राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों का अपना एक समानुपातिक दृष्टि से अलग अलग सीटें होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31 सीटें राज्यसभा में होती हैं। तो इस प्रकार इन राज्यसभा में जो प्रतिनिधि राज्यों से भेजे जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से और समानुपातिक विधि से निर्वाचित होते हैं, उनका उल्लेख किया गया है। और आगे हम 5 और 6 को एक वर्ग में रख करके छात्रों पढ़ सकते हैं, और ये बड़े इम्पॉर्टेंट भी है। हमारे देश में संविधान का एक उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और न्याय को निष्पक्ष और सुलभ बनाना। इस बात को ध्यान में रखते हुए एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जात और जनजाति के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 विशेष राज्य हैं जो उत्तरी पूर्वी राज्य के हिस्से हैं, जिनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। इन 4 राज्यों के बारे में यहाँ पर इनके प्रशासन के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। तो इन 2 को हम एक साथ वर्ग में रख सकते हैं और इन 3 को एक साथ वर्ग में रख सकते हैं। अब हम बात करें केंद्र राज्य संबंध। आपको बच्चों हमने पहले क्लास में बताया है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। संघात्मक संविधान में हमारे देश की परिस्थितियों में केंद्र को अधिक भूमिका दी गई है। केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान टकराव न हो, इसलिए स्वयं संविधान निर्माताओं ने 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच उन विषयों का प्रतिपादन पहले से कर दिया है जिन पर उनको विधायन और कार्य करना है। ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची, यहाँ पर ध्यान दें, संघ सूची, और इस सूची पर कानून बनाने का हक, अधिकार पार्लियामेंट को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का हक या अधिकार राज्य विधानसभाओं को है। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, सब माने बराबर। इस सूची पर इन संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं इन केस ऑफ कोलिजन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। द priority will be given to the center। संघ सूची में मूल ड्राफ्ट में 97 विषय थे, अब तो इनकी संख्या बढ़कर 100 मान सकते हैं हो गई है। राज्य सूची में इस समय 61 विषय हैं, पहले 66 विषय थे और 5 यहाँ से आकर के समवर्ती में जुड़ गया। समवर्ती में पहले 47 विषय थे, अब इनकी संख्या 52 हो गई है। इस प्रकार संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं।
इस प्रकार केंद्र और राज्य के बीच संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार विधायन का कार्य होता है और टकराव से हम बच जाते हैं। ये अलग बात है कि राज्य सूची के विषयों पर भी संसद अनुच्छेद 249 का प्रयोग करते हुए विधायन कर सकती है यदि राज्यसभा इसकी अनुमति देती है तब। तो हम केंद्र और राज्य के बीच टकराव ना हो इसके लिए संविधान में विधिवत व्यवस्था की गई है। हम भाषा संबंधी प्रावधान देखते हैं। भारत एक विशिष्ट देश है। भाषा, संस्कृति और पंचायतों की दृष्टि से शायद दुनिया के ऐसे किसी देश में व्यवस्था नहीं है। तो भाषा की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण के समय इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का प्रावधान। आज इन भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। बीच में संशोधन के द्वारा अन्य भाषाएं जोड़ी गई। 15वीं भाषा जो जोड़ी गई वो सिंधी थी और 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ी गई तो भाषा की संख्या 18 हो गई। और आगे चलकर 2003 में 92 संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार ये 22 भाषाएं हमारे संविधान की संरक्षित सूची में हैं। सभी महत्वपूर्ण साहित्यिक अवार्ड इन 22 भाषाओं की रचनाओं में दिए जाते हैं। तो ये सवाल बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा के दृष्टि से तो इसमें मैचिंग के लिए सवाल आते हैं और एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो सिविल सेवा हो, पीसीएस हो या रेलवे है, उसमें अवश्य पूछे जाते हैं। अब हम इन 4 अनुसूचियों पर केंद्रित करते हैं। ये विशेष महत्वपूर्ण है। संविधान लागू होने के ठीक 1 वर्ष के भीतर ही 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही इस अनुसूची को जोड़ा गया, जिसे हम 9वीं अनुसूची कहते हैं। 9वीं अनुसूची एक विशेष महत्व की अनुसूची है और प्रायः इस पर सवाल ये बनता है कि ऐसी कौन सी संविधान की अनुसूची है जिस पर न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती। तो इसका उत्तर विद्यार्थियों ये है कि 9वीं अनुसूची में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती। इसीलिए प्रायः हमारे विधानमंडल अब कई लोकहित से जुड़े विषयों को इसमें शामिल कर देते हैं। एक सवाल उठता है कि ठीक संविधान लागू होने के बाद इस अनुसूची को जोड़ने का प्रयोजन क्या था। तो प्रयोजन ये था, लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की दिशा में जब हमने अपना कदम बढ़ाया तो कुछ समस्याएं हैं। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची में शामिल होने के कारण लिटिगेशन अर्थात न्यायिक विवाद बढ़ते गए। इस समस्या का समाधान करने के लिए संसद को भूमि, संपत्ति आदि से जुड़े मामले को, जो राष्ट्रीयकरण से संबंधित आगे चल करके हुए, आज से जुड़े मामलों को हमने न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर रखने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो संपत्ति के अधिकार को लेकर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार के रूप में विवाद तेजी से बढ़ रहे थे, उनको कम करने के लिए हमको यह अनुसूची लानी पड़ी और भूमि और संपत्ति से जुड़े विचार को हमने विशेष संरक्षण दिया। दल बदल बहुत बाद में चलकर जब सत्ता में राजीव गांधी आए, उन्होंने देखा कि भारतीय राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, दल बदल एक बड़ी समस्या के रूप में उभरता जा रहा है। एक क्रांतिकारी निर्णय था एंटी डिफेक्शन बिल को लाना। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में लाया गया और इसके द्वारा दल बदल करने की प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन बड़ा रोचक है यहाँ एक सवाल उठाना कि आज तो हम देखते हैं कि दल बदल थोक में हो रहे हैं। राजनीतिक दलों में यह रुका नहीं है, बल्कि अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से दल बदल और बढ़ा है। इसका कारण दल बदल कानून में यह प्रावधान
कि यदि किसी राजनीतिक दल का 1/3 सदस्य सामूहिक रूप से अपना दल छोड़ करके दूसरे दल में जाता है या नई पार्टी बनाता है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कानून क्या है और कितना अच्छा है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि कानून को लागू करने वाले और कानून का प्रयोग करने वाले हमारे नेता या हमारे लोग कैसे हैं। तो दल बदल कानून एक प्रकार से वो प्रभाव हासिल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद थी। पंचायतें, पंचधन आयतें, 5 लोगों की बैठक, ऐतिहासिक ऋग्वेद में भी वर्णन ग्रामीणी के रूप में, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका उल्लेख। 2 अक्टूबर 1962 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत। बलवंत राय मेहता कमेटी का उल्लेख करना आवश्यक है, जिनकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय मतलब ग्राम, खंड एवं जनपद पंचायतें शुरू की गई। लेकिन ये पंचायतें अपने उद्देश्य को, ग्रामीण जीवन के विकास को प्रभावशाली बनाने में जब असफल साबित हो रही थी, तो उसी समय 1992 में एक संवैधानिक प्रावधान 73वें संशोधन के द्वारा, उस समय नरसिम्हा राव सत्ता में थे, यद्यपि इसकी प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी थी, 1992 में 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात इनकी शक्तियों में वृद्धि की गई, इनके अधिकार में वृद्धि की गई, और इस प्रकार पंचायतें तब से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। आज पंचायतों के माध्यम से अधिकांश ग्रामीण विकास के कार्य किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम बता दें, क्योंकि ये 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाते हैं। नगर महापालिका जो 12वीं अनुसूची में है, इनको 74वें संशोधन के द्वारा 1992 में ही संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस प्रकार इन 12 अनुसूचियों से जुड़ी हमने जो संक्षिप्त व्याख्या की है, इस पर कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। विशेष करके जैसे पंचायतों से जुड़ा एक सवाल ये भी आता है कि पंचायतों में शामिल विषय कितने हैं। पंचायतों में 29 विषयों को शामिल किया गया था। ये भी प्रश्न आता है कि जिस समय भारतीय संविधान बना, उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान के अनुसूचियों के साथ साथ हम देखते हैं कि मूल प्रारूप में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। अब ये भाग क्या हैं और ये अनुच्छेद क्या हैं, इनको हम अनुसूची से ही जोड़कर समझ सकते हैं। अनुसूची में उन विषयों को स्थान दिया गया जो विशिष्ट अर्थात महत्वपूर्ण तो थे ही, उनको हम कई अनुच्छेदों के माध्यम से जिनका विवरण देना उचित नहीं था, अर्थात वे अपने आप में एक विषय को समाहित किए हुए थे। जबकि हम भाग के अंतर्गत देखेंगे कि प्रत्येक भाग के साथ कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए जो उस विषय से केंद्रित रहे। जैसे हम देखते हैं कि भाग 1 में संघ एवं राज्य का परिचय देते हैं, जैसा कि यहाँ है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान करते हैं, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा करते हैं, जो 12 से 35 तक है। कुल मिलाकर इस प्रकार प्रत्येक भाग में उन अनुच्छेदों को जोड़ा गया, लेकिन अनुसूची को जोड़ने का निर्णय अलग से किया गया। तो ये इस छोटी सी क्लास में एक क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बनेगा वो निश्चित रूप से कवर करेगा। अगर कोई इससे जुड़ा सवाल रह गया होगा तो मैं इसकी समीक्षा करूंगा और अगले क्लास की चर्चा में मैं उसको उसमें शामिल कर दूंगा। धन्यवाद।